मैं इस समय पर कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स को देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे रिवाइज करना है, कुछ नहीं पता। एक साल पहले रोटेशनल मोशन पढ़ा था, उसके 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके पीछे 10 दिन लगाए, पूरे 1.5 साल के दौरान रिवाइज ही नहीं किया। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपका स्कोर 50 से बड़ा कर ही रखूंगा। कुछ टाइम पास के जेईई एस्पिरेंट्स आते हैं, इनिशियली वो मोटिवेशन लेकर चले जाते हैं। इस वीडियो का मेन पार्ट तो अब शुरू होता है और यहां से बताई गई चीजें अगर आपने फॉलो कर ली इन 2 महीनों के दौरान, तो बहुत हद तक चांसेस है कि फर्स्ट में ही आपकी 99 परसेंटाइल आ जाए। प्रोसेस नंबर 3, और ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा कि आपके टेस्ट में 30-40 मार्क तो ऐसे ही बढ़ गए। जेईई 2025 के लिए ये मेरी लास्ट डायरेक्शनल वीडियो होने वाली है। आपके पूरे प्रिपरेशन में डायरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसके बाद भले आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिल जाए, बैकलॉग कैसे क्लियर करे, टेस्ट को कैसे एनालाइज करे, लेकिन ऑनेस्ट टॉक वीडियो ये आखिरी है जेईई 2025 के लिए। इन शॉर्ट में इतना बता दूं कि आप भले किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, ये वीडियो हर एक जेईई 25 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ये एक वीडियो आपको आने वाले 2 महीनों के अंदर में 4 महीनों की पढ़ाई करवा दे। मैं देख रहा हूं कि आज भी जेईई एस्पिरेंट में मैच्योरिटी नहीं आई। कई सारे जेईई एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू गेट 99 परसेंटाइल इन दिस अपकमिंग 50 डेज। अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चन आपका 4 महीने पहले भी था, 6 महीने पहले भी था। उस समय पे मैंने वीडियो बनाकर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे पॉसिबल है 99 परसेंटाइल लाना, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। कन्विंस तो तभी कर दिया था, इसलिए होना होता तो तभी हो जाता। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी से पॉसिबल है या नहीं है। अगर कोई आपको ये बोल दे कि अभी से 99 परसेंटाइल पॉसिबल नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता कि आप पढ़ना छोड़ दोगे। आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस तभी से स्टार्ट होगी जिस दिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं होगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं। नो मैटर व्हाट, इट डजंट मैटर कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं, आपको पढ़ना जरूरी है। इस समय पे रिजल्ट पे फोकस करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर और हार्ड वर्क पर ही फोकस करना है। फिर भी वो एक जेईई एस्पिरेंट को होता है कि शायद अगर एक उम्मीद भी बची है तो मुझे ट्राई करना चाहिए, लेकिन ये समय वो उम्मीद ढूंढने का बिल्कुल नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल नहीं आए, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में 96-97 परसेंटाइल आ जाए, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आएगी। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट को भले 2 महीने बचे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट को अभी 4 महीने और जेईई एडवांस को टोटल 5 महीने बचे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि शायद सेकंड अटेम्प्ट में आपकी 99 परसेंटाइल आ जाए। इन दिनों मैंने कई सारे यूट्यूबर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे आने वाले। इसके अंदर भी आपको रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर में फोकस करना चाहिए। और कई सारे जेईई एस्पिरेंट उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल भी बनाने लग गए। देखो, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को छोड़कर सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर में फोकस करते हो तो आपका रिजल्ट ड्रास्टिकली गिरेगा। किसी भी एग्जाम का ये रूल होता है कि लास्ट का जो 20% टाइम होता है वो 80% सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट होता है। किसी भी एग्जाम में आप ये देख सकते हो, आप अभी जितना पढ़ोगे आने वाले 2 महीनों के अंदर में, उतना आपने इनिशियल के 6 महीने जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब के 6 महीनों में भी नहीं पढ़ा था। आप किसी भी आईआईटी में चले जाओ, पूरा एक सेमेस्टर 4 महीनों का होता है। उस 4 महीनों के दौरान प्रोफेसर आपको जो पढ़ाएगा वो पूरा सिलेबस एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़ लिया जाता है। किसी भी आईआईटी, किसी भी कॉलेज में चले जाओ। और इसलिए आपको ये फोकस करना इस समय पर जरूरी है कि आपको सेकंड अटेम्प्ट पर नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही फोकस करना है, जिसके अंदर में अभी 2 महीने बचे हैं। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ही टारगेट बनाना है। देखो, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में स्कोर तो बढ़ जाएगा, लेकिन परसेंटाइल बढ़ाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए इस तरीके के घटिया गाइडेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फोकस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही करना है, सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर में नहीं। वेल, कुछ लोग नोट्स बनाना भी प्रेफर नहीं करते, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे तब प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भले डिटेल में नहीं, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके एटलीस्ट ये तो लिख के रखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या ट्विस्ट है। उस क्वेश्चन को 1 लाइन, उस क्वेश्चन के आंसर को 1 लाइन में डिफाइन करने का ट्राई करो, ताकि उस एक लाइन को पढ़ते ही वो पूरे आंसर की आपको प्रोसेस याद आ जाए। और शॉर्ट नोट्स का मतलब भी यही होता है कि वो एक पेज को पढ़ते ही आपको पूरा चैप्टर याद आ जाना चाहिए। जब आप वन शॉट देख रहे हो तो थ्योरी के साथ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जो भी शॉर्ट नोट्स या नोट्स बना रहे हो वो एक्सेसिबल हो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर 1 हफ्ते पहले आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक रिवाइज करके नहीं गए तो चाहे आपने 2 साल के दौरान जितना ही पढ़ा होगा, कुछ चीजें आपको याद नहीं आएगी। और इसलिए इनऑर्गेनिक के नोट्स प्रॉपरली बनाओ, वो एक्सेसिबल होने चाहिए एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। आपको याद रहना चाहिए कौन से पेज पे मैंने क्या रखा था। या उससे सिंपल आप इस तरीके के सीधा फ्लैश कार्ड ही यूज कर सकते हो, जिसके अंदर में एक लाइन के अंदर में सारी चीज दे रखी है। और बड़े क्रिएटिव आइडिया के साथ में अगर इस तरीके से टेबल के ऊपर में पढ़े तो आप किसी भी समय से उठाकर रीड कर सकते हो। बस ये चीज याद रखना कि इनऑर्गेनिक के केस में भले आपने एक बार में बैठकर
4 घंटे पढ़ लिया या आपने वही सेम थ्योरी 10-12 दिन में अलग अलग टाइम पर पढ़ी तो आपको उस प्रोसेस में वो ज़्यादा याद रहने वाली है। और इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना कि इनऑर्गेनिक में रटना है तो हम उसे लास्ट में करेंगे एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले, उसे अभी से इंस्टॉल करना स्टार्ट करना है, तभी आपको उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। इनऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर ला सकते हो। इसी तरीके की बुकलेट आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मिल जाती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट में आपको डिटेल में बता दूं कि किस तरीके से आप टाइम सेव कर सकते हैं। 50 फ्लैश कार्ड्स के अंदर में जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर की जाती है, बस आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज भी प्रोवाइड किया जाता है। इन कलरफुल और इंटरेक्टिव कार्ड्स के अंदर में हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। अगर आप इन कार्ड्स को यूज करते हैं तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में हर एक फॉर्मूला और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रखा है। दिस कार्ड्स आर वेरी इजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरीड इन पॉकेट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर में चैप्टर वाइज सारी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कवर कर रखा है। इन नोट्स के अंदर में हर एक ट्रेंड और एक्सेप्शन डिटेल में मेंशन किया गया है, जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, पेनिट्रेशन इफेक्ट, प्रॉपर फिगर और विजुअलाइजेशन के साथ में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। इसी तरीके की सेम बुकलेट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मिलती है। ये कलरफुल और इंटरेक्टिव नोट्स आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे। विदाउट मिसिंग अ सिंगल पॉइंट, इस नोट्स के अंदर में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन और ट्रेंड्स को मेंशन कर रखा है। एंड ट्रस्ट मी, जब भी इस तरीके की क्रिएटिव चीज आपके टेबल के ऊपर में पड़ी है तो आप जब भी बोर हो जाओ तब उसे बार बार उठाकर पढ़ सकते हो। ये डेफिनेटली आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 10 से 20 मार्क प्लस कर ही देगी। So if you are interested, all the links are in the description. Make sure to check it out. और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, so trust me, you are a serious जेईई एस्पिरेंट। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपका स्कोर 50 से बढ़ा कर ही रखूंगा, क्योंकि कुछ टाइम पास के जेईई एस्पिरेंट्स आते हैं, इनिशियली वो मोटिवेशन लेकर चले जाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मोटिवेशन 1 से 2 दिन तक रहेगा, लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है वो सालों साल चलती है। और इसलिए इंस्पिरेशन मोटिवेशन से आपकी हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। इस वीडियो का मेन पार्ट तो अब शुरू होता है, और यहाँ से बताई गई चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली इन 2 महीनों के दौरान तो बहुत हद तक चांसेस है कि फर्स्ट एनएम में ही आपकी 99 परसेंटाइल आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कुछ जेईई एस्पिरेंट के स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट लगा हुआ दिखा, जिसके अंदर में उनके बैकलॉग लिखे हुए थे कि कितने चैप्टर बचे हुए। इस पॉइंट पर जहां आपके एग्जाम को 2 महीने बचे, आपको ये नहीं गिनना कि आपके कितने चैप्टर बचे, आपको ये नोट रखना है कि आपके कितने चैप्टर हो चुके हैं। देखो, ये जेईई है, कोई बोर्ड की एग्जाम नहीं जिसमें आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना ही है। सिर्फ गोल इतना रहना चाहिए कि जितने चैप्टर हो चुके हैं उससे मैं कैसे मैक्सिमाइज स्कोर ला सकता हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके भी कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स का स्कोर 80-90 के बीच में आ रहा है, वो 120 भी पार नहीं कर पा रहा। आपके पास प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए कि ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो मेरे हो चुके हैं, जिसके मैंने लेक्चर भी कर लिए, थ्योरी भी कर ली। एक ऐसे चैप्टर्स जिसकी थ्योरी हो गई लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई, और फिर उसके बाद ऐसे चैप्टर्स जिसकी मैंने थ्योरी भी नहीं की ना क्वेश्चन की, लेकिन वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो चैप्टर्स ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं उसे मैं सामने कैसे रिवाइज करूंगा, कैसे उसके और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक पॉइंट को ऊपर से क्लियर करूंगा, और इसके हर एक पॉइंट के ऊपर में डिटेल्ड वीडियो इन फ्यूचर इस चैनल के ऊपर में इसी वीक में आ रही होगी। सो जो चैप्टर आपके कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, जिसकी प्रैक्टिस आपने पास्ट में कर रखी है, उसके इस समय पर नए क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर में फोकस मत करो। आपको जो आपने पास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रखे उसे रिवाइज करने के ऊपर में फोकस करना है। उसके बाद आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है, या आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए कि इस लिस्ट में जो भी चैप्टर आ रहे हैं, इस हर एक चैप्टर के ऊपर में यही सेम स्ट्रैटेजी यूज होगी। और जब भी आप मॉक टेस्ट दे, उसके अंदर में आपको ये एनालाइज करना है कि जो चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग है उसमें से कितने मार्क्स आ रहे, जो चैप्टर्स मॉडरेट लेवल पे उसमें से कितने मार्क्स आ रहे, और जो चैप्टर मैंने अभी तक कर नहीं रखे उसकी वजह से कितने मार्क्स छूट रहे। ना पॉइंट नंबर 2, मैंने कई सारे वीडियोस देखे, उसके अंदर में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि लास्ट मिनट के ऊपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी किस तरीके से ये कोई नहीं बता रहा। देखो, पूरे 2 साल के दौरान आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंदर में कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो आप सोल्यूशन नहीं देखते हो, आप पहले 5 से 6 मिनट लगाकर उसके ऊपर में सोचते हो, उससे सबकॉन्शियसली आपका माइंड ट्रेन हो रहा होता है नए तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस मोमेंट पर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वो नए क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस पूरे 2 साल के दौरान जितनी हो सकती थी उतनी हो चुकी है। इस समय पर हमारा गोल सिर्फ इतना ही होना चाहिए। देखो, एनटीए आईआईटी के जितना इंटेलिजेंट नहीं है जो हर साल नए क्वेश्चन बनाएगा। एनटीए के पास में सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसको पता है कि ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से यही क्वेश्चन पूछना है, वो बस वैल्यूज चेंज करके आपको देगा। और इसलिए अगर आपने कोई एक चैप्टर पढ़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने रोटेशनल मोशन पढ़ लिया, उसके आपने 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, तो आपका इस समय पर सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए कि उस 100 क्वेश्चंस के अंदर में मैंने जितनी भी मिस्टेक की वो सारी मिस्टेक्स ना मैं किसी दूसरे प्रैक्टिस सेशन में, ना किसी मॉक टेस्ट में, ना फाइनल एग्जाम में रिपीट करूं, उसमें कि एक भी मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इस समय पर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सिंपल मतलब यही बनता है कि जो भी मिस्टेक उस क्वेश्चन में हो रही है वो मिस्टेक आगे रिपीट ना हो। मैं इस समय पर कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स को देख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे रिवाइज करना है, कुछ नहीं पता। एक साल पहले रोटेशनल मोशन पढ़ा था, उसके 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके पीछे 10 दिन लगाए, पूरे 1.5 साल के दौरान रिवाइज ही नहीं किया। किसी महानुभाव ने बता रखा था कि नोट्स नहीं बनाने, उसके चक्कर में वो 100 क्वेश्चन का कोई ट्रेस ही नहीं, और इस समय पर हर एक के क्वेश्चन को देखने पर नया लग रहा है। वो 100 क्वेश्चन के दौरान आपने 25 मिस्टेक की होगी, वो सेम उसमें से अगर एक मिस्टेक भी आप फिर से रिपीट करके आते हो तो वो पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। वो पूरे 10 दिन वेस्ट गए, और इस समय पर आप वो 100 क्वेश्चन को छोड़कर 10 और नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। फिर नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 महीने तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, 1 हफ्ते पहले फिर से वो क्वेश्चन नया दिखने लगेगा। और इसलिए ये याद रखना है कि इस समय पर एक ही गोल होना चाहिए कि हमें अपना क्वेश्चन स्टोरेज बढ़ाते जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उस 200 क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट क्लियर है, जितने मिस्टेक हुई है, वो सारी मिस्टेक या उन सारे कंसेप्ट के ऊपर में अगर सिमिलर क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे 100% सही करके आओगे। इसलिए जो भी 100 क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रखे थे, पहले उसे रिवाइज करो, उसके बाद में नए क्वेश्चन के ऊपर में जाओ। अब रिवाइज करने का ये भी मतलब नहीं बनता कि पहले पूरे 100 रिवाइज होंगे उसके बाद नए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेट में खेलो कि पहले 25 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया, फिर 10 नए क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 25 क्वेश्चन को रिवाइज किया, फिर 10 नए क्वेश्चन सॉल्व किए। और जो क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो उस क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का सिर्फ यही मतलब नहीं बनता कि आप थ्योरी रिवाइज करो, आप फॉर्मूले रिवाइज करो। जो सॉल्व क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते कि एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, उसके आपने 100 क्वेश्चन 11th में सॉल्व किए थे, उसे रिवाइज नहीं किया। उसमें एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका अगर एक क्वेश्चन होगा, अगर एक क्वेश्चन है कि एक एक्सिस के अबाउट एक डिस्क लगी रखी है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है m, अगर उसको उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर दिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर में चेंज कितना होगा। अब टीचर ने तो पढ़ाया था कि अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर उसको कट कर दिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, लेकिन यह कल उसमें लगाए ही नहीं कि m भी तो m/2 हो जाएगा और इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज m/2 आएगा। लेकिन हम मार्क करके आ गए कि m का m ही रहेगा। क्वेश्चन गलत हो गया। और अगर ये सेम तरीके का क्वेश्चन उस 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक में होगा जिसे आपने रिवाइज नहीं किया, पहले सॉल्व किया था लेकिन अभी भूल गए, और सेम क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ गया या उससे सिमिलर क्वेश्चन आ गया और अगर आपने उसे गलत कर दिया तो वो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए इस समय पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन स्टोरेज को बढ़ाने के ऊपर में फोकस करना है। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसे रिवाइज करना है, फिर नए क्वेश्चन सॉल्व करते जाने, जो नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसे रिवाइज करते रहना, ताकि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे ना। प्रोसेस नंबर 3, और ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा कि आपके टेस्ट में 30-40 मार्क तो ऐसे ही बढ़ गए। अभी तक आप पढ़ते रहे, लेकिन अब टाइम आ चुका है अपने प्रिपरेशन को मार्क्स में कन्वर्ट करने का और उसकी प्रैक्टिस करने की। इस समय पर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इस समय पर कोई मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, टेस्ट में कम स्कोर आएगा इस कारण से, तो वो उस वीडियो को अभी छोड़ दे, क्योंकि उसका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। उसकी मॉक टेस्ट सीधा फाइनल एग्जाम ही होगी जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। अब हर कोई ये तो बता रहा है कि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 3 घंटे लगाकर कोई मॉक टेस्ट दिया और उसका एनालिसिस ही नहीं किया, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर में उसके कारण इंप्रूवमेंट क्या हुई आपको यही नहीं पता, तो वो मॉक टेस्ट का टाइम कंप्लीटली वेस्ट है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। फॉर एन एग्जांपल, आपने 75 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया जिसके अंदर में 55 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और 20 क्वेश्चन आपने अनसॉल्व छोड़ दिए। उसके बाद उस 55 में से भी 30 आपके करेक्ट हो गए और 25 रॉन्ग हो गए। इस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आपका जो स्कोर है वो समवेयर अराउंड 95 बन गया। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, आपका स्कोर आया 95 आउट ऑफ 300। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत पे कोई एक टॉपर होगा, उसका स्कोर आ रहा होगा 200 आउट ऑफ 300। अब इन दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या डिफरेंस होना चाहिए कि एक जो टॉपर है उसने किसी कंसेप्ट को डीप में पढ़ रखा है, उसे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि उस कंसेप्ट के ऊपर में उसको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो उसे सॉल्व कर देगा, और आपको वो नहीं आ रहा। जैसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया कि वही डिस्क वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर में बीच में होल कर दिया और वहां पे कोई और मास फिट कर दिया, आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ये आपको नहीं करता है, उस टॉपर ने कर दिया। बस इतना ही डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने खुद के टेस्ट को एनालाइज करोगे तब आपको पता लगेगा कि वो जो आपके 25 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, उस 25 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चंस 5 to 6 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस है ही नहीं। उसमें से मेजॉरिटी जो 17-18 क्वेश्चन गलत हो रहे वो सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक के कारण गलत हो रहे। कुछ कॉमन मिस्टेक आप कर रहे हो सिर्फ उसके कारण हो रहे, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हो रहे, जो आप मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसके वजह से हो रहे, और इसे आपको हर टेस्ट के बाद पॉइंट आउट करते जाना है। ज़्यादातर मिस्टेक आपको दिखेगी कि आपने सिली मिस्टेक कर दी, कैलकुलेशन एरर कर दिया, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो। ये सारी मिस्टेक्स आपको पॉइंट आउट करते जानी है। एक अलग बुक बना लो मॉक टेस्ट की, जिसके अंदर में आप मॉक टेस्ट की डेट, उसका स्कोर लिखोगे,
ईच सब्जेक्ट का स्कोर लिखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने अनसॉल्व छोड़ दिए, हर एक इसका प्रपोर्शन आपको लिखते जाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उस हर एक क्वेश्चन का रीजन लिखना है कि वो क्वेश्चन गलत क्यों है, और लास्ट में आपको कैटेगरी बनाकर उसके अंदर में लिखते जाना है कि सिली मिस्टेक के कारण 4 क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन गलत पढ़ा था उसके कारण 2 क्वेश्चन गलत हुए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वैसे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। इस तरीके से जब आप हर क्वेश्चन में कैटेगरी बनाते जाओगे, उसके नंबर्स लिखते जाओगे, तो हर टेस्ट के बाद आपको उसे इंप्रूव करने का ट्राई करना है। और सिर्फ इतना ही करके आपके कॉन्शियस माइंड को जब आप बताओगे कि मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, उसे इंप्रूव करना ट्राई करेगा। अगर आपको कैलकुलेशन एरर हो रही है, उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि कोई भी एक बुक पकड़ लो, जैसे फिजिक्स में उसकी सोल्यूशन बुक पकड़ लो और उसका क्वेश्चन मत देखो, बस आंसर का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस उसे सॉल्व करो। उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। और सिर्फ इतने से एनालिसिस में ही आप 2 से 3 वीक के अंदर ही ये देखोगे कि आपका 20 से 30 मार्क का स्कोर ऐसे ही बढ़ गया। मेरे पास बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए कई सारी चीजें, अपने पूरे 2 साल का एक्सपीरियंस, कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, इतने सारे जे एस्पिरेंट्स को गाइड किया, खुद के भाई को नीट के लिए बैठ कर पढ़ाया है, वो सारी चीजें बतानी है। लेकिन ये एक वीडियो के अंदर में पॉसिबल नहीं है। इस पूरे हफ्ते में पूरी सीरीज आएगी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एनालिसिस कैसे करना है मॉक टेस्ट का, बैकलॉग को कैसे कवर करना है, अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव करें। और ये हर एक वीडियो JEE 25 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बस ये याद रखना कि आपका प्रेजेंट खराब है क्योंकि आपने पास्ट में वैसे काम कर रखे हैं, लेकिन आपका फ्यूचर बन सकता है अगर आप अभी एफर्ट्स डालो तो। एंड मेक श्योर टू चेक इट आउट रैंचो रिवीजन कार्ड ऑल्सो। उससे आपके इजीली 20-30 मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर वो कार्ड्स आपके टेबल के ऊपर में पड़े रहेंगे तो आप बार बार उठाकर उसे कभी भी किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हो। और कमेंट सेक्शन के अंदर में अपनी ड्रीम परसेंटाइल जरूर मेंशन कर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। दिस इज धीरज फ्रॉम IIT Madras साइनिंग ऑफ।